मुझे यहाँ अब वहशत हो रही है। ये कहते हुए वो अलिफाटे खड़ी हुई। मजबूरना मुझे भी उसकी पैरवी करना पड़ी। बाहर आकर जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और खुली सड़क पर आया तो फ्लोरा ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, सैयदी तुम अचानक आदास क्यों हो गए? क्या मेरी कोई बात गरां गुजरी है? मेरा दिल चाहा कि चलती गाड़ी से छलांग लगा दूं। फ्लोरा जिस लहजे और रवैये से पेश आ रही थी वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने गर्दन घुमाकर उसे गौर से देखा, फिर नजरें सड़क पर जमा दे। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा। फ्लोरा ने मेरी कैफियत का अंदाजा लगाया तो नदामत आमेज लहजे में बोली, सैयदी जाबिर, तुम्हारे साथ गुजारे हुए ये हुसैन लम्हात मुझे हमेशा आदर रहेंगे। काश मैं कुछ दिन और यहाँ क़याम कर सकती। क्या तुम्हारा डर बन जाना बहुत ज़रूरी है फ्लोरा? मैंने उकताहट से पूछा। हाँ, वो एक सर्द भर कर बोली, ज़रूरी ही समझो जाबिर, कुछ ऐसा ही काम है। एक बात कहूँ, मैं तो अभी तुम्हें समझने से भी कासिर हूँ फ्लोरा। मैं रवानी में कह गया, फिर बात बनाकर बोला, मेरा मकसद है कि अगर तुम बैरूत में कुछ दिन और रुक जाती तो मुझे यकीनन खुशी होती। फ्लोरा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे शुबा था कि शायद मैंने कुछ भी इख्तियार की है। मैंने कनखियों से इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेना चाहा। फ्लोरा मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं इस हुसैन लम्हे में उलझ गया और मैंने सामने सियाह सड़क पर नजरें जमा दे। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। फिर अचानक मेरे दिल का अजीब आलम हो गया। फ्लोरा ने करीब होकर अपना सर मेरे बाजू पर टका दिया और मुतरन्निम आवाज में बोली, सैयदी जाबिर, अगर मेरे बस में होता तो मैं बैरूत को भी खैरबाद न कहती। खूब, यहाँ की क्या चीज तुम्हें पसंद आ गई? मैंने लतीफ अंदाज में दरियाफ्त किया। यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ तुम भी तो हो। फ्लोरा में जज्बाती हो गया। तुम मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई हो। ऐसा मुअम्मा जो हल ना हो सकी। जो मुअम्मा हल हो जाए वो मुअम्मा नहीं होता सैयद। फ्लोरा का अंदाज फलसफियाना था। क्या तुम बैरूत में अपना क़याम चंद दिनों के लिए और नहीं बढ़ा सकते? मैंने इश्तियाक से कहा। कम अज़ कम मेरी दरख्वास्त पर मैं मजबूर हूँ सैयदी। अलबत्ता एक सूरत हो सकती है तुम मेरे साथ। मुझे कर्ब का एहसास और शदीद हो गया। मैं इसका मफ़हूम समझ चुका था लेकिन पूरी बात इसकी ज़बान से सुनने का मतमन्नी था। फ्लोरा, तुम चुप क्यों हो गई? तुम कुछ कह रही थी। मुझे ख्याल आ गया सैयदी। फ्लोरा ने इस बार किसी कदर दर्द भरे लहजे में कहा। मुझे ख्याल आ गया कि मैं तुमसे अपनी बिसात से बढ़कर कुछ कह रही हूं। अगर तुम मेरी ख्वाहिश से इनकार कर देते तो मुझे यकीन दुख होता। मैं भूल गई थी कि हमारी मुलाकात अभी महज रस्मी हुदूद में है। नहीं नहीं अजीज फ्लोरा, मुझ पर फिर जज्बे तारी हो गए। मैं तो इतना बढ़ गया हूं कि तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान सकता हूं जाबिर। फ्लोरा ने पहली मर्तबा मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत करके कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ दरबन चलो। वहां मेरा क़याम सिर्फ 3 दिन रहेगा। इसके बाद मैं बैरूत वापस जाएगी। तुम साथ रहोगे तो ये तवील सफ़र बहुत दिलचस्प हो जाएगा। मैंने गाड़ी का रुख साहिली सड़क की जानिब मोड़ दिया क्योंकि ये रास्ता कदरे तवील था। होटल तक फ्लोरा मुझसे मुस्करा कर गुफ्तगू कर रही। मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ लम्हे फ्लोरा के साथ इसके कमरे में भी गुजारूं, लेकिन होटल पहुंचकर जब इसने गाड़ी से उतरते ही हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा तो मैं हाथ मिलकर रह गया और मायूस होकर घर की समत चल दिया। अगले रोज मैंने डरबन जाने वाले पहले जहाज मैं अव्वल दर्जे का एक केबन महफूज करवा लिया और फ्लोरा के होटल पहुंचकर उसे टिकट दिखाया तो इसके चेहरे पर बेबसी के आसार नुमाया होने लगे। वो तुर्शी से बोली, तुमने उजलत से काम लिया है।
इस सिलसिले में तुमने मुझसे किसी रकम का मुतालबा भी नहीं किया। फ्लोरा की इस बात पर मुझे बड़ी नदामत महसूस हुई। बिलाशुबा उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मेरा रद्द अमल मुख्तलिफ होता, लेकिन फ्लोरा की बात ही कुछ और थी। जैसे जैसे वो मुझसे खींचती, बात का इजहार करती, मैं और बेकरार हो जाता। मैंने तय कर लिया था कि इस जिद्दी और सरकश लड़की को तस्खीर करके रहूंगा। बहर सूरत मैंने फ्लोरा के इस रवैये की भी कोई परवाह नहीं की। मैंने कहा, परसों हमारी रवानगी है, सिर्फ कल का दिन दरमियान में है। मेरा मशवरा है कि अगर हम आज ही सफर के लिए कुछ खरीदारी कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। फ्लोरा ने एक बार फिर किराए की रकम अदा करने की पेशकश की। मैंने इससे साफ साफ कह दिया कि अगर उसने दोबारा इसरार किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो खामोश हो गई। मैं इसे बैरूत के बाजारों में घुमाता रहा। फ्लोरा ने अपने लिए सफरी जरूरत की 2-4 चीजें खरीदें और कुछ सामान मेरे लिए भी खरीदा। रकम उसने अदा की। मैंने जुबान बंद रखी। खतरा था कि वो नाराज ना हो जाए। दोपहर तक मैं उसके साथ रहा, फिर घर आ गया। अब वालिद साहिब से रवानगी की इजाजत लेना मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था। अपने ओहदे के एतबार से वो बड़े सख्त मिजाज वाक़े हुए थे। उनके सामने मेरे लिए डरबन जाने का कोई जवाब पेश करना बहुत मुश्किल था। कोई माकूल उज़्र समझ में ना आया था। इस रोज रात भर में इसी फिक्र में मुब्तला रहा कि वालिद साहिब को किस तरह मतला किया जाए। जहां तक घर के माहौल और वालिद साहिब की तबीयत का ताल्लुक था, वो खासे आज़ाद ख्याल थे। बैरूत में उन्होंने मेरे निजी तफरीही मशागिल कभी तशवीश की नज़रों से नहीं देखे, लेकिन वो इतने ज़्यादा आज़ाद ख्याल भी नहीं थे कि अगर मैं खुलकर दिल की बात कह देता तो वो मेरी साफ गोई से मुतासिर होकर मुझे एक मगरिबी लड़के के साथ डरबन जाने की इजाज़त दे देते। अब यही एक सूरत थी कि कोई उज़्र तराशूं और उन्हें इस बात की हुआ तक ना लगने दूं कि मैं डरबन तन्हा नहीं बल्कि एक मुजस्सम क़ियामत दोशीज़ा फ्लोरा के साथ जा रहा हूं। यकीनन फ्लोरा किसी क़ियामत से क्या कम थी। सफ़र के तसव्वुर और वालिद साहिब की नाराज़गी की फ़िक्र से मेरा ज़हन मुतज़ाद ख़यालात की आमाजगाह बना हुआ था। दूसरी सुबह में जल्दी अलिफाटे गया। मेरे पास सिर्फ एक दिन बाकी था। अगली सुबह मुझे फ्लोरा के साथ रवाना होना था। गुज़िश्ता रात में मुसम्मम इरादा कर चुका था कि चाहे कितनी ही रुकावटें हों, फ्लोरा के साथ सफ़र करने का यह खूबसूरत मौका किसी कीमत पर हाथ से न जाने दूंगा। लेकिन यह बात अपनी जगह थी कि वालिद साहिब की नाराज़गी मेरे लिए वबाल जान बन सकती थी। नाश्ते के दौरान कई बार इरादा किया कि हिम्मत करके वालिद साहिब से डरबन के सफ़र का जिक्र छीटर दूं, मगर ज़ुबान से मुद्दा बयान नहीं हो पा रहा था। वालिद साहिब भी इस सुबह कुछ फिक्रमंद और परेशान नजर आते थे। मेज़ पर कोई फाइल खुली पड़ी थी और बार बार फ़ोन आ रहे थे। मातहतों से उनकी गुफ्तगू कुछ इस अंदाज में होती थी कि आम आदमी कुछ नहीं समझ पाता था। मैं इतना ज़रूर समझ गया कि कोई ख़ास मामला दरपेश है। वो दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकले तो मेरी हालत काबिल रहम हो गई। अजीब कशमकश थी। मेरे लिए ये आखिरी मौका था, इसलिए कि दफ्तर से वालिद साहिब की वापसी का वक्त हमेशा गैर मुतय्यन और गैर यकीनी होता था। वो अक्सर आधी आधी रात के बाद लूटते थे। मुझे बहर कीमत सुबह रवाना होना था। अभी मैं इसी उलझन में गिरफ्तार था कि वालिद साहिब के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर कोई अहम बात करने के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं धड़कते हुए दिल से करीब गया तो उन्होंने जेब से एक बंद लिफाफा निकालकर मेरे हवाले करते हुए कहा, इस लिफाफे में एक ख़ास तस्वीर और कुछ अहम दस्तावेज़ में मौजूद हैं। तुम्हें ये लिफाफा लेकर आज ही हांगकांग जाता है। आज रात की परवाज़ से अपनी नशिस्त महफूज करवा लो। बाकी हिदायत बाद में दी जाएंगी। हांगकांग में चौंक पड़ा, मगर मेरे मुंह की बात मुंह में रह गई। वालिद साहिब ने फैसला कुन लहजे में कहा,
तुम इस काम के लिए मौजूद शख्स करार दिए गए हो। तुम्हें आज ही रवाना होना है। मैं कुछ न कह सका। बेहतर है, मैंने बड़ी सादतमंदी का मुजाहरा किया। मेरे लिए वालिद साहब की यह हिदायत कोई नई बात नहीं थी। इससे पेशतर भी वो मुतअद्दिद बार मुझे अहम सरकारी दस्तावेजात देकर मुख्तलिफ शहरों में भेज चुके थे। हांगकांग और डरबन दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतें। मेरा दिमाग चकरा गया। भला मैं डरबन जाने का इरादा कैसे मुलतवी कर सकता था? अचानक एक तरकीब जहन में आई। मैंने वालिद साहब की यह हिदायत गनीमत समझी। गोया खुद कुदरत ने बैरूत से रवाना होने की सबील पैदा कर दी थी। मुझे एहसास था कि मेरे हांगकांग न पहुंचने पर वालिद साहब एक हंगामा खड़ा कर देंगे। लेकिन फ्लोरा के साथ बहरी सफर के हुसैन तसव्वुर कि आगे वालिद साहब की बिरहमी और नाराजी का सौदा इतना महंगा न था। मैंने इसी रात रख्त सफर बांधा और हवाई अड्डे जाने के बहाने मुकर्रर वक्त से बहुत पहले फ्लोरा के होटल चला गया। फ्लोरा से मैंने ये बहाना कर दिया कि मुझे सुबह देर से अलिफाटेनी की आदत है, इसलिए रात ही से आ गया हूं। दूसरे रोज जब मैं होटल से बंदरगाह के लिए रवाना हुआ तो मेरी अजीब हालत थी। मुझे इस बात का खौफ परेशान किए हुए था कि अगर रास्ते में या बंदरगाह पर किसी ने मुझे देख लिया और उसकी इत्तला वालिद साहब को पहुंचा दी तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, इसलिए अबू सलमान के अलावा किसी और से मुलाकात न हुई और अबू सलमान ने मुझसे राजदारी का वदा भी कर लिया। मुझे यकीन था कि वो अपनी ज़बान बंद रखेगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक दो मौक़ों पर मैं वालिद साहब से इसकी सिफारिश कर चुका था। अबू सलमान को रुखसत करके मैं अपने कीबैन की तरफ चल दिया, जहां फ्लोरा मौजूद थी। पोर्ट सईद तक मैंने बहुत एहतियात से काम लिया। न फ्लोरा से ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश की, न केबन से ज्यादा देर तक बाहर रहा। लेकिन पोर्ट सईद के गुजरने के बाद मैंने जरा आज़ादी का सांस लिया और मेरे इरादों पर बहार आने लगी। फ्लोरा और मैं एक ही केबन में थे, इसलिए हमारे दरमियान तकल्लुफात की वो दीवार इस हद तक बरकरार ना रह सकी जो बैरूत की बंदरगाह तक कायम थी। मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की कि फ्लोरा के अंदाज में बड़ी तब्दीली आ गई है। वो मेरी शरीक सफ़र बनने पर बेहद मसरूर थी, मगर अभी तक राज और नियाज की कोई बात इससे नहीं हुई थी। एक हिजाब अब भी मौजूद था। जहाज में मेरी मुलाकात ऑफिसर अहमद बिन ताहिर से हो गई, जो किसी ज़माने में बैरूत में मेरा हम जमात था। अहमद बिन ताहिर से मुलाकात के बाद मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा। फ्लोरा भी अहमद से बेतकल्लुफ होने लगी। अब मुझे वालिद साहिब के दिए हुए बंद लिफाफे के सिवा और कोई फिक्र नहीं थी। एक बार मैंने इरादा किया कि ये लिफाफा हांगकांग में अपने चचा के पते पर रवाना कर दो। मेरे चचा वहां कारोबार करते थे, लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। एक हफ्ते तक कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं हुई जिसे कलम बंद किया जाए। लेकिन 7वें रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे बहुत कुछ उलझा दिया। इस रोज शाम के नाश्ते के बाद मैं अपने दोस्त अहमद बिन ताहिर के साथ उसके केबन तक चला गया और 8 घंटे बाद वापस लूटा तो फ्लोरा केबन में मौजूद नहीं थी। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है वो अभी तक तामगा में हो। मैं इस तरफ चला गया, लेकिन फ्लोरा वहां भी नहीं मिली। मैंने इसे खेलों के कमरे और बार में भी तलाश किया, मगर वो वहां भी नहीं थी। मैं अर्शे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि जहाज में अहमद के सवा फ्लोरा की किसी से जान पहचान नहीं थी। ऐसी सूरत में इसका नजर न आना तशवीश का बाइस था। मैंने अर्शे पर मुसाफिरों की रेलपेल में इसे ढूंढा। वहां भी मायूसी हुई। बेशुमार मुसाफिर अर्शे पर जमा थे और समंदर का नज़ारा कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाटेता हुआ रेलिंग के करीब चला गया और कुछ देर वहां खड़ा होकर फ्लोरा के बारे में सोचता रहा। कजे में नहीं आता था कि फ्लोरा कहाँ गायब हो गई है। मैं इस उलझन में तेजी से पलटा तो अचानक मेरा टकराव अफ्रीकी नस्ल की एक बूढ़ी औरत से हो गया, जिसे मैं अर्शे पर आते वक्त नीचे देख चुका था।
टुकर खासी शदीद थी। बूढ़ी औरत अपना तवाजुन खो बैठी और लड़खड़ा कर अर्शे पर गिरी तो उसकी पेशानी से खून बह निकला। मैं पशेमान होकर इसे देखने लगा। इसके दोनों हाथों में जंग आलूद लोहे के कड़ोहे के अलावा हाथी दांत की बेहंगम मोटी मोटी चूड़ियां पड़ी हुई थीं। गिले में 8-10 मालाएं झोल रही थीं, जिनमें से कुछ मालाएं मोटे मोटे पत्थरों की थीं। 1-2 में सपियां परोई गई थीं। एक माला किसी जानवर की खोपड़ी की थी, जिसे मैंने अर्शे पर आते वक्त खास तौर से देखा था। वो अपनी खून आलूद पेशानी पूछती हुई उठी तो इसकी आंखों में सख्त गुस्से की कैफियत थी। वो बेद मजनू की तरह लरज रही थी। हिकारत, नफरत और इंतकाम का जज्बा उसकी आंखों में ऊद कर आया। उन नजरों में कुछ ऐसा जादू था कि मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने अफ्रीका के काले जादू और पुर असरार देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। मुझे अफ्रीकी जुबान पर उबूर नहीं था, लेकिन टूटी फूटी बोल लिया करता था। चुनांचे मैंने बूढ़ी औरत से माजरत करते हुए कहा, मुकद्दस माँ, मैं मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं और शक्ल भयानक हो गई थी। वो मुझे किसी डाइन और चुड़ैल के रूप में नजर आई। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरस्रार साहिरा हो। मुझे अफ्रीकी जुबान बोलते देखकर वो एक पिल के लिए चौंकी। फिर इसने 12 सामना बनाकर गुस्से से अर्शे पर थूक और गजबनाक नजरों से मुझे घूरती हुई बोली, तो मुजरिम है, तूने मेरी रूह जख्मी की है, देवता तुझे बर्बाद कर गे।